नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, जल्दी ही सुनने में आया है कि तीसरी वेव आ सकती है, तो जल्दी ही जिसने टीका नहीं लगवाया है, जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, वो वैक्सीनेशन करवा लीजिए। ये आवश्यक है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक था, हमने विसर्ग संधि, आज हमारा लास्ट हो जाएगा विसर्ग संधि। और अब तक हमने संधि में लगभग 7 से 8 क्लास हमारी हो चुकी होगी, ज़्यादा ना हो गई हो, उसके आसपास हो शायद, तो इतनी क्लास तो हमारी हो चुकी होगी। अच्छे से मैंने संधि को आपको डिफ़ाइन किया है और मैंने आपको सब कुछ संधियाँ बताने की कोशिश की है। आज मैं संधि को लास्ट कर दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि संधि को एक बार आप लोगों से रिलेट कर दूँ, थोड़ा सा रिलेट कर दूँ, ठीक है। संधि क्या थी? संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। दो वर्णों के मेल से, जैसे संधि के कितने प्रकार थे? संधि के 3 प्रकार थे। संधि के कितने प्रकार थे? संधि के 3 प्रकार थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। क्या हुआ? विसर्ग संधि। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग इसे रिवाइज कर लो थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लो। स्वर संधि के कितने प्रकार थे? स्वर संधि के 5 प्रकार थे। वोइट्रिक, डी, जी, वी, वाई, ए, अर्थात दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ठीक है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब व्यंजन संधि में, स्वर संधि में क्या होता था? 2 स्वरों का आपस में मेल होता था और मेल होने पर उसमें विकार उत्पन्न होता था। ऐसे ही व्यंजन संधि में 2 वर्णों का मेल होता था, जिसमें से एक का व्यंजन होना आवश्यक था और दूसरा स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता था। विसर्ग संधि में विसर्ग का होना आवश्यक है और अदर नियम पे सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। अब तक हमारी कई क्लास हो चुकी है, हमने संधि को बहुत अच्छे से टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश की है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार ये सब कुछ रिवाइज अच्छे से कर लो, ऐसा कुछ भी ना हो जो आप लोगों का छोटा हो, ठीक है। तो आप लोग उसे अच्छे से रिवाइज करके रखिए, जितना भी हो सकता है। साथ साथ याद करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग यहाँ से पढ़ के जाते हो तो घर पे बुक लेकर उसे निकाल के देखो, नहीं निकलते तो कमेंट कर सकते हो ऑफलाइन और बता सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपका वो करा दिया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, लेकिन बस आपको बताना है, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए चैनल को, जितना हो सकता है हम उतना आप लोगों के लिए करेंगे। आप लोगों की सपोर्ट रही तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड भी लेके आएंगे और बेस्ट तरीके से आपको कराया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारा जो आगे टॉपिक है संधि का, आज हम लास्ट कर देंगे। तो विसर्ग संधि को हम देखते हैं। हमारा जो कल कुछ मुझे आपसे पूछना था, कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे हरि प्लस चंद्र पूछना है मुझे आपसे। हरि प्लस चंद्र। और एक है दूसरा एग्जाम्पल मुझे आपसे पूछना है, निहि प्लस संदेश। निहि प्लस संदेश। दोनों को बनाइए, क्या होगा? दोनों का क्या होगा? दोनों को बनाइए अच्छे से, कोशिश करिए तो हो जाएगा। देखिए, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है, विसर्ग से पहले कोई स्वर है, विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद च छ है तो विसर्ग का श हो जाता है, आधा श। और विसर्ग के बाद यदि ट है तो विसर्ग का स षटकोण वाला स हो जाता है। और यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद त थ है तो विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हरि प्लस चंद्र का हरि, और विसर्ग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे च आया तो विसर्ग का हो जाएगा श, और चंद्र क्या हो गया? हरीश चंद्र। और नियम नंबर, दूसरा नियम क्या कहता था? यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर है, क्या है? विसर्ग से पहले कोई स्वर है, ठीक है, और विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद श या श में से कोई भी है तो विसर्ग जो का त्यों रह जाता है। विसर्ग से पहले कोई स्वर है, ठीक है ना, विसर्ग से पहले कोई स्वर है और विसर्ग के बाद श या श है तो विसर्ग या तो जो का त्यों रह जाता है या विसर्ग के बाद आने वाला इनमें से कोई भी वर्ण को रिपीट
अर्थात उसके आधे रूप में लिखेंगे। जैसे इसको करेंगे निहि और विसर्ग का हो जाएगा से है तो विसर्ग को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे और संदेश क्या हो गया निहि संदेश, ठीक है, निसंदेश। अब देखते हैं और इसी नियम में यदि विसर्ग का लोप नहीं करते, आपसे विसर्ग का लोप करके दे दिया गया है, विसर्ग का लोप करने पर होगा नि और से का रिपीटेशन कर देंगे शे अन दे ए शे निसंदेश, क्या हुआ निहि संदेश, ठीक है ना, निहि संदेश, ठीक है, निहि संदेश हुआ। हम अंक की यहाँ की हटा के इसको नए यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ से हटा के नए यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, एक ही बात है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई भी ये ना सोचे कि इसमें ऐसा क्यों करा या ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया ये आपको बताना था मुझे, आप लोगों ने कर लिया होगा वैसे, क्योंकि नियम सारे बताए हुए थे। ऐसा ना हो कि आप लोग थोड़े से भी जल जाओ। जैसे विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आया और विसर्ग के बाद छ आया तो विसर्ग का क्या हो जाएगा शय, और विसर्ग से पहले कोई भी स्वर विसर्ग के बाद शय षटकोण वाला से या से हुआ तो विसर्ग को या तो जो का त्यों रख देंगे, या विसर्ग का लोप होने पर विसर्ग से बाद आने वाले शय से या से को आधे रूप में रिपीटेशन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज विसर्ग संधि को हम खत्म कर देंगे बिल्कुल। और इतनी अच्छी तरह आपको पढ़ाया गया है, आप लोगों ने भी अच्छी तरह पढ़ा होगा। नोट्स बनाइए अच्छी तरह से और कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, आपकी संधि आज लास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो विसर्ग संधि को देखते हैं। हमारा हेडिंग है, जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आज का विसर्ग संधि। क्या हुआ विसर्ग संधि, ठीक है, क्या हो गया विसर्ग संधि। आज का जो पहला नियम हम लिखने जा रहे हैं वो लिखने जा रहे हैं, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ को छोड़कर कोई स्वर आता है तथा विसर्ग के बाद क्या हुआ, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ को छोड़कर कोई स्वर आता है तथा विसर्ग के बाद कै खे या पे फे आता है, यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले ई और ऊ को छोड़कर कोई स्वर आता है तथा विसर्ग के बाद कै या खे या पे या फे आता है तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ को छोड़कर कोई स्वर आता है तथा विसर्ग के बाद कै या खे या पे या फे आता है तो विसर्ग जो का त्यों रहता है, अर्थात विसर्ग में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता, जो होगा वो विसर्ग ऐसा का ऐसा ही रख देंगे, ठीक है। तो पहले नियम में और इस नियम में थोड़ा सा सेम सा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता था शे से या से आता था, लेकिन यहाँ पे कै खे पे फे इनमें से कोई आएगा और विसर्ग जो का त्यों रहेगा। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे रज प्लस कण, रज प्लस कण। अब विसर्ग से पहले ई या ऊ को छोड़कर कोई स्वर आया है, अर्थात ए की ध्वनि आई है विसर्ग से पहले, तो विसर्ग के और विसर्ग के बाद कै खे पे फे में से कै आया है तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसे लिखेंगे रज कण, ठीक है, रज कण। क्या हुआ रज कण, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में स्पेशली पूछे जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बच्चों को काटना होता है, ठीक है। इसको नोट करिए अच्छे से।
उन्हें भी बच्चों को, देखिए बच्चों, इन्हें ये आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उन्हें भी बच्चों को काटना होता है। आप एक तो ये नियम और इससे एक पहले वाले नियम, दोनों में थोड़ा सा थोड़े समान होने के कारण थोड़े से बच्चे उसमें बिचल जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर ये हमने सेट किया है दिमाग में, अच्छी तरह से हमने पढ़ाई की है, रिवीजन किया है, तो फिर आसान हो जाता है। यहाँ पे क्या आता था, वहाँ पे से या से आता था, ठीक है। वहाँ पे विसर्ग का लोप भी कर सकते थे, विसर्ग को हटा भी सकते थे, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के बाद आने वाले का रिपीटेशन कर सकते थे हलंत लगाकर, या फिर विसर्ग से विसर्ग रख के ऐसा ही भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं होगा, कै खे या पे फे आने पर विसर्ग सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा पे प्लस पान, पे प्लस पान, ठीक है। तो वही हुआ, विसर्ग के बाद क्या आया, विसर्ग के बाद पे आया, पे, और विसर्ग से पहले ए की ध्वनि और ई और ऊ की ध्वनि को हमने मना किया है, तो पे विसर्ग पान। ये वे क्वेश्चन होते हैं जो आपके लेखपाल में आएंगे। आपके जैसे ही आपसे विसर्ग संधि पूछेगा, विसर्ग संधि का क्वेश्चन आएगा, वैसे ही सब कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि उसे बच्चों को काटना है। लगभग 2 लाख बच्चों में से उसे कम से कम 7,000 बच्चे लेने हैं। तो कहाँ पे निकालेगा वो, क्वेश्चन में तो निकालेगा, तो क्वेश्चन रखेगा ऐसे। और ये कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते, ये आपके सिलेबस में क्वेश्चन होते हैं, बस आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होता है तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लीजिए। एग्जांपल होगा आपका अंत प्लस पुर, तो क्या हो गया, अंत पुर। देखिए ये नहीं होता कि कुछ टीचर कभी गलत नहीं होता, टीचर हमेशा अच्छे से पढ़ाता है। कुछ टीचर बोल देते हैं कि अंत आने पर, अगर किसी में अंत आ गया या पुनः आ गया, अंत या पुनः आ जाने पर, अंत या पुनः आ जाने पर, क्या अंत या पुनः आ जाने पर विसर्ग को ऐसा कैसे लिख देते हैं। लेकिन असली नियम ये होता है, यहाँ से पता चलता है कि ये क्यों हुआ है, क्योंकि अगर विसर्ग से पहले, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ को छोड़कर कोई स्वर आ जाता है और विसर्ग के बाद कै खे पे फे आ जाता है, तो विसर्ग जो का त्यों रहता है। ये इस वजह से होता है, ना कि अंत आने पर या पुर आने पर या फिर पुनः आने पर विसर्ग ऐसा कैसे रहता है। हाँ, ऐसा रह जाता है क्योंकि अंत आ गया। लेकिन दिक्कत ये होती है कि नियम से हमें चलना ही होगा। अगर हमें नियम नहीं पता होगा तो अंत ना दिया उसने पै दे दिया या रज दे दिया, ऐसा कोई शब्द दे दिया, तो क्या करोगे। तो नियम याद होने चाहिए ना, तो इसे अच्छे से नोट करिए, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ हार्ड भी नहीं था, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। इससे जो अगला नियम होगा वो कुछ ऐसा ही है। मैंने जो नियम आपको पढ़ाए हैं वो इस तरीके से पढ़ाए हैं कि नियम के बाद जो अगला नियम लेता हूँ वो कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेट होता है, ताकि आसानी हो आप लोगों को पढ़ने में। यदि विसर्ग से पहले, यहाँ पर क्या था कि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई स्वर आता है, और अगले नियम में है विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि, ई या ऊ की ध्वनि या स्वर, ई या ऊ की ध्वनि आती है, तथा विसर्ग के बाद कै खे या पे फे आता है, तो विसर्ग से में बदल जाता है। किसमें, से में बदल जाता है। तो विसर्ग से में बदल जाता है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेम वही है ना कि विसर्ग से पहले, यहाँ पे विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि होनी चाहिए, और विसर्ग के बाद कै खे पे फे आए, और तथा बाद, तो विसर्ग बदल जाता है किसमें, से में, ठीक है। विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि होगी और किसी स्वर की ध्वनि नहीं होगी, याद रखना। वहाँ पे ई ऊ को छोड़कर अन्य स्वर की ध्वनि आती थी, तो यहाँ पे ई और ऊ की ध्वनि आती है, तथा विसर्ग के बाद कै खे पे फे आता है, तो विसर्ग से में बदल जाता है। किसमें, से षटकोण वाले से में, वो भी अर्ध में। इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखना, हलंत लगा हुआ है। तो एग्जाम्पल होगा निहि प्लस कपट। क्या हुआ, निहि प्लस कपट। क्या हुआ, निहि प्लस कपट।
देखिए विसर्ग से पहले ई की ध्वनि छोटा ई है, छोटे ई की ध्वनि आई, छोटा ई आया और बाद में आया कै, तो क्या हो गया विसर्ग का हो जाएगा नी को हम सेम ऐसे रखेंगे निही, और विसर्ग का हो जाएगा से षटकोण वाला से, और कै पे और टे, क्या हो गया निष्कपट। क्या हुआ निष्कपट। निष्कपट, यहाँ पे से लग गया था गलती से, ठीक है। निही प्लस कपट, क्या हुआ निही विसर्ग से पहले, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए बस। अगला एग्जांपल देखते हैं, निही प्लस फल, प्लस फल, क्या हुआ विसर्ग से पहले सेम ई की ध्वनि और बाद में फे आ गया, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा। देखिए जब मैं बोलता हूँ विसर्ग चेंज होगा तो सिर्फ विसर्ग ही चेंज होगा, अगर कुछ और चेंज होना होता तो मैं बता देता हूँ। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा से, और शे और फे और ले, क्या हो गया निष्फल। क्या हुआ निष्फल। निही प्लस पाप, नी प्लस पाप, देखते हैं निही प्लस पाप, तो क्या हो गया विसर्ग से पहले वही ध्वनि और विसर्ग के बाद पे आया तो निष्पाप, क्या हुआ निष्पाप। और एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, दुहु प्लस करम, दुहु प्लस करम, दुहु प्लस करम। जब मैंने विसर्ग संधि शुरू की थी तो उस दिन सबसे पहले एग्जांपल ये ही दिया था, दुस प्लस दु, ये हो जाएगा दुष्कर्म, क्या हुआ दुष्कर्म, क्या हुआ दुष्कर्म। दुहु प्लस, देखिए विसर्ग से पहले ऊ की ध्वनि, विसर्ग से पहले ऊ की ध्वनि और विसर्ग के बाद कर्म अर्थात दुष्कर्म, विसर्ग का हो जाएगा से, और ध्यान रखना छोटा ई और छोटा ऊ है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, याद होना जरूरी है, इसका नोट होना भी ज़्यादा जरूरी है, तो याद करते रहिए। ठीक है, नोट कर लिया। कुछ एग्जांपल और बता देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। एग्जांपल है आपका, हम देख लेते हैं, धनु प्लस टंकार, चलो निही प्लस पाप हो गया, निष्फल हो गया, प्राकृतिक। दू प्लस कर, देख लेते हैं, दुहु प्लस कर विसर्ग, ठीक है। विसर्ग से पहले क्या आया, विसर्ग से पहले ऊ की साउंड अर्थात ऊ आया, छोटा ऊ, और विसर्ग के बाद क्या आया कै आया, विसर्ग के बाद क्या आया, तो क्या हो गया विसर्ग का हो जाएगा से, क्या हो जाएगा दुहु दुस कर, क्या हो गया दुस कर, ठीक है। क्या हो गया दुस कर। अब देखते हैं दुहु प्लस कर, दुहु प्लस कर, क्या हुआ दुष्कर। एक बार अच्छे से दोबारा बता देता हूँ, विसर्ग संधि का लास्ट होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि कैसे भी आप लोगों की समझ में अच्छे से बस आना ही चाहिए, ठीक है, आप लोगों की समझ में आना चाहिए। देखिए यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ की ध्वनि हो तथा विसर्ग के बाद आपका कै खे या पे या फे हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। जैसे निही प्लस कपट निष्कपट, जैसे निही से पहले ऊ की साउंड आई ई की, छोटे ई की, और बाद में कै, तो क्या हो गया निष्कपट, क्या हुआ निष्कपट। और विसर्ग से पहले यहाँ पे भी निही फल में ई की साउंड आई और बाद में फे आया, तो क्या होगा निष्फल। निही से पहले ई की साउंड और बाद में पे आया, क्या हुआ निष्फल। से का क्या बन गया, से का विसर्ग का बन गया से। दुहु प्लस करम, विसर्ग से पहले ऊ और विसर्ग के बाद कै, तो विसर्ग का क्या हो गया से षटकोण वाला से हो गया, तो दुष्कर्म हो गया। दुहु प्लस कर दुष्कर, ठीक है। अब कुछ आगे देख लेते हैं। अब विसर्ग संधि का लास्ट हो जाएगा, तो आज हम संधि को लास्ट कर ही देंगे, ठीक है।
बच्चों आज विसर्ग संधि का लास्ट कर देंगे। विसर्ग संधि के उसके बाद विसर्ग संधि हमारे खत्म हो जाएगा। संधि का पूरा चैप्टर अच्छी तरह हमने क्लियर कर लिया है, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले ए या आ, ठीक है, की ध्वनि को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और, ठीक है, यदि विसर्ग से पहले ए आ की ध्वनि को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए और विसर्ग के बाद रे और विसर्ग के बाद रे, विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद रे हो और विसर्ग का लोप हो जाता है और वो विसर्ग से पहले आई हास्य ध्वनि को विसर्ग से पहले आने वाली ह्रस्व ध्वनि दीर्घ में बदल जाती है। ह्रस्व ध्वनि होती है ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। क्या हो गया? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। क्या हुआ? ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। यदि विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए, अर्थात विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और विसर्ग के बाद रे हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और विसर्ग से पहले, लोप का मतलब विसर्ग खत्म हो जाता है, ठीक है। तो विसर्ग खत्म हो जाएगा और विसर्ग से पहले आने वाली ह्रस्व ध्वनि दीर्घ में बदल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, निहि प्लस रस। विसर्ग से पहले क्या आया? विसर्ग से पहले ई का साउंड आया ए आ को छोड़कर, और विसर्ग के बाद क्या? रे से मेल हो गया तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग हट जाएगा। और विसर्ग से पहले आने वाली क्या? ह्रस्व ध्वनि, छोटी ध्वनि आई। ई छोटे वाला है, बड़ा नहीं है। बड़ा होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा सेम लिख देते, छोटा आया है तो इसलिए इसे दीर्घ कर देते हैं। क्या हो जाएगा? नीरस। क्या हुआ? नीरस, ठीक है। निहि प्लस रोग, नी प्लस रोग। विसर्ग से पहले ह्रस्व ध्वनि है, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है और ह्रस्व ध्वनि भी है, और विसर्ग के बाद रे है। विसर्ग का मेल जब रे से होता है तो विसर्ग हट जाता है, और विसर्ग हटने पर जो ह्रस्व ध्वनि होती है विसर्ग से पहले वो दीर्घ में बदल जाती है। निरोग। क्या हुआ? निरोग, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। निहिरव, नीरव प्लस रव। क्या हो गया? तो विसर्ग से पहले ह्रस्व ध्वनि आई, ए आ को छोड़कर अन्य स्वर है, विसर्ग का मेल रे से हो गया तो नीरव। क्या हुआ? नीरव। क्या हो गया? नीरव, ठीक है। और नी प्लस रोग हो गया। नी प्लस रस भी हमने कर लिया है अच्छे से, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद रे हो, अर्थात विसर्ग का मेल रे से होता है तो विसर्ग को हटा दिया जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले आने वाली ह्रस्व ध्वनि को दीर्घ में बदल देते हैं। यदि विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर आया है तो उसे दीर्घ में बदल देते हैं, और विसर्ग से पहले दीर्घ स्वर आएगा तो उसे क्या करेंगे? उसे दीर्घ में ही रख देंगे, ठीक है। जैसे ये ई, छोटा ई आया था तो यहाँ पे क्या होगा?
बड़े में बदल गया, विसर्ग से पहले आने वाले ह्रस्व स्वर को। अर्थात विसर्ग से पहले आने वाले ह्रस्व स्वर होते हैं छोटा ई, छोटा ए, छोटा ई, छोटा ऊ और री। इन्हें ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिनके उच्चारण में एक मात्रा के बराबर समय लगता है। ठीक है, ये आपको वर्णमाला में बहुत अच्छे से समझाया जा चुका है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो आज हमने दीर्घ संधि संधि को हमने अंत लास्ट कर दिया, बिल्कुल संधि को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब संधि का टॉपिक लास्ट हो गया, अच्छे से आपको पढ़ाया गया, बहुत सारी क्लास हुए, लगभग 2 हफ्ते से आपकी क्लास संधि की चली हुई है। 2 हफ्ते कम से कम हो गए, क्लास आपकी चली हुई है अच्छे से, जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट हमने अपनी तरफ से आपको दिया है। बस अब आप लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो आपका ये परिवार बड़ा हो जाएगा और हम इससे अच्छा कर सकते हैं। इससे अच्छा मीन्स मतलब ये होता है जैसे हम डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों को PDF दी जा सकेगी, आप लोग PDF ले सकोगे, क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से कराए जा सकेंगे, आपको अलग से क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर आपको यहीं से क्वेश्चन कराए जाएंगे और यहीं से आप लोगों तक क्वेश्चन की PDF पहुंचा दी जाएगी। जितना आपको यहाँ पे लिखाया जाता है डिजिटल बोर्ड होने के बाद, जो भी आपको यहाँ पे लिखाया जाता है वो ऐसे के ऐसा ही बिल्कुल जैसा आपको लिखाया जाएगा, जितने एग्जाम्पल या जितना भी कुछ आपको बताया जाता है वो ऐसा का ऐसा ही PDF की फॉर्म में आप तक पहुँचा दिया जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है, जितनी आप लोगों की सपोर्ट होगी दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले बिलियनर ही होंगे जो आपको बेस्ट पढ़ा सकते हैं या अच्छा पढ़ा सकते हैं, वो बड़े बड़े सेंटर होंगे उनमें ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई कहीं पे भी हो सकती है, किसी भी अवस्था में हो सकती है, तो पढ़ाई करिए। ये नहीं कहता कि पढ़ाई चलो छोड़िए इस बात को, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट होगी तो हम सब कुछ बेस्ट कर लेंगे, आप लोगों के लिए अदर टीचर भी लाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ आपको मैं मौखिक बता देता हूँ। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा समास। क्या होगा हमारा जो अगला टॉपिक जो होगा वो होगा समास। ठीक है, क्या होगा समास। समास क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना, अर्थात समास का शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को संक्षिप्त में कहना। किसमें, संक्षिप्त में कहना। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी बात को संक्षिप्त में कहना ही समास कहलाता है। क्या हुआ, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या हुआ, संक्षिप्त। आपसे पेपर में ये पूछा जाता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त, छोटा रूप। अर्थात जैसे राजकुमार, राजकुमार जैसे हुआ राजा का कुमार, राजा का कुमार। क्या हुआ, कुमार, राजा का कुमार। इसे कैसे कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं राजकुमार। क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं राजकुमार। ये आपने बहुत अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, हम इसके रब कर देते हैं। देखिए बच्चों, सपोर्ट करिए और जल्दी ही हम डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। फिर हम भी ये चाहते हैं कि आप लोगों तक बेस्ट दिया जाए, PDF आप लोगों तक पहुंचा जाए। ये जो नोट करने वाली बात है, इस नोट तो करना ही चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से नोट तो बनाने ही चाहिए। अपने हाथ से बनाए हुए की अलग बात है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम डिजिटल बोर्ड लेकर आएंगे और ये सब कुछ एक्स्ट्रा में आपको PDF जो मिलेगी वो भी आप अपने पास सेव कर सकते हो। अब देखिए समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। अर्थात किसी बात को छोटे रूप में कहना। जैसे राजा का कुमार, जैसे राजा का कुमार समास पद। ठीक है, और इसे क्या कह सकते हैं, राजकुमार, राजकुमार हो गया। अर्थात का जो यहाँ पे प्रत्यय था, जो यहाँ पे प्रत्ययों का लोप हो जाता है। इसमें जो प्रत्यय होते हैं, अर्थात जो दो शब्दों के बीच संबंध को बताते हैं, उसका लोप हो जाता है, उसे हटा दिया जाता है। और उसे हटाने के बाद जो नया स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं, या समस्त पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। या हुआ राजा का कुमार। अर्थात एक बड़ी बात को छोटे रूप में कह देना समास कहलाता है। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी बात को संक्षिप्त में कहना। दो शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाले प्रत्ययों का
क्या हुआ, दो या दो से अधिक, दो या इनसे भी अधिक, दो या दो से अधिक, ये दो शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध को बताने वाले प्रत्ययों का लोप हो जाने पर उन दो शब्दों के